हेलो दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप बिहार पुलिस बीएससी चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको यहां से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आज भी आपको 50 क्वेश्चन कराता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन रहा, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो पेड़ पौधा है जो वो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा सूर्य के उपस्थिति में होता है, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेता है। तो मछली जो है एक जलीय जीव है, जितना भी जलीय जीव है वो सांस लेता है किसकी सहायता से, तो वो लेता है गिल यानी गल्फर की सहायता से लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं कुछ और भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे मेढक दोस्तों एक उभयचर प्राणी है। जब ये जल में रहता है, मेढक जल में रहता है तब वो लेता है गिल से सांस, लेकिन जब ये जमीन पर रहता है ये लेता है त्वचा से सांस। आप ये भी बात याद रखिएगा। जोक हो गया, ये भी जलीय जीव है, ये भी जो लेता है सांस किससे लेता है, गिल से लेता है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। मैंने आपको बताया, कई बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो पेड़ पौधा जो है उनका जो श्वसन अंग होता है वो पत्ती होता है। क्या होता है, पत्ती होता है। दोस्तों पत्ती में जो छिद्र होता है उसको हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। इन्हीं रंध्र के माध्यम से पेड़ पौधा क्या करता है, सांस लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं। दोस्तों हाइड्रो का अर्थ होता है, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। क्या होता है, जल होता है। और फाइट का अर्थ होता है पौधा। क्या होता है, पौधा, यानी ऐसा पौधा जो जल में उगे, जल में उगने वाले पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या क्या सब दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है बिना जल का पौधा। मैंने तो आपको बताया हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब जल होता है, फाइट मतलब पौधा होता है, ये जल में उगवे करेगा। तो बी नंबर में ऑप्शन है बिना मिट्टी का पौधा। हाँ यही सही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोफाइट जो पौधा होता है वो केवल जल में उगता है, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है बिना मिट्टी का पौधा, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। दोस्तों पूछा है कि सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है। केला में, ऑप्शन बी है हरी सब्जी में, ऑप्शन सी है दूध में, ऑप्शन डी है सेब में। दोस्तों सबसे अधिक जो लोहा है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है हरी सब्जी में। किसमें पाया जाता है, हरी सब्जी में। और पूछेगा हरी सब्जी में कौन, तो पालक में बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अगर वहीं आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन जगह है जहाँ पर आयरन का मात्रा पाया जाता है, तो मनुष्य का शरीर में जो रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में आयरन की मात्रा पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, आयरन की कमी से पूछे हमें कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, छठा नंबर का, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। पौधा में जो जल के ऊपर की ओर गति करती है वो कहलाता है रसारोहण। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था। दोस्तों पीएच स्केल का अगर बात करें तो इसका खोज किया था डॉक्टर साइरेंसन ने। किसने किया था, डॉक्टर साइरेंसन ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए आप तो चाहे तो पीएच स्केल से भी लगा सकते हैं, और एक चीज़ से लगा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। किससे लगा सकते हैं, लिटमस पेपर। अच्छा दोस्तों पूछे लिटमस पेपर का अगर कलर पूछे तो लिटमस पेपर का कलर भैया बैगनी होता है। कैसा होता है, वास्तविक कलर पूछे लिटमस पेपर का कैसा होता है, तो बैगनी होता है। वही पूछे कि लिटमस पेपर कैसे बनता है, तो आपको बताना है रोसेला नाम के लाइकेन से। किससे बनता है, रोसेला नाम का लाइकेन से बनता है। लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर में अगर लिटमस पेपर लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये अम्ल है, नीला को जो लाल कर देता है वो क्षार है, मैंने आपको बताया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अम्ल है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पूछेगा कि अम्ल का प्रकृति है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां नंबर का प्रश्न है, अदरक होता है, अदरक क्या है। तो अदरक जो है दोस्तों वो एक तना है। क्या है, तना है। चलिए मैं कुछ और जानता आपको बताता हूँ तना वाला। अदरक बोले या आलू बोले, क्या बोले, या आलू बोले या प्याज बोले या लहसुन बोले, आलू बोले या प्याज बोले या लहसुन बोले, दोस्तों ये सब क्या है, ये सब एक
तना है, आप ये बात याद रखिएगा। अगर इसको हम दूसरा भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप ये देखिए, अगर कोई चीज़ को अगर आप फेंक दीजिएगा, अगर उसमें गांठ निकल आए तो वो तना होगा। आप ये बात, जैसे देखिए आलू को छोड़ दीजिएगा तो उसमें नोट्स निकल जाते हैं, तो इसलिए वो क्या है, तना है। प्याज भी क्या है, तना है, मूली नहीं है। मूली को छोड़िएगा तो सड़ जाएगा, उसमें गांठ नहीं आएगा, तो मूली तना नहीं है। ऐसा ना सोचिएगा ज़मीन के अंदर है तो तना है, ऊपर है तो तना है। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न का आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। 9वां नंबर का प्रश्न वही आपके सामने में है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो होता है, जो उत्पन्न होता है, तो दोस्तों रेशम जो उत्पन्न होता है उसको 4 अवस्था में उत्पन्न होता है। कितना अवस्था में? ये 4 अवस्था में उत्पन्न होता है। पहला को कहते हैं अंडा, पहला को कहते हैं अंडा, दूसरा को कहते हैं लार्वा, दूसरा को कहते हैं लार्वा, और तीसरा को कहते हैं प्यूपा, और चौथा को कहते हैं कोकून। तो 4 अवस्था में रेशम को प्राप्त किया जाता है। पहला अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कोकून। अच्छा, प्यूपा जो है ये रेशम का युवा अवस्था है। क्या है? युवा अवस्था है। इसी अवस्था में सर्वाधिक रेशम प्राप्त किया जाता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कहता है कि रेशम के कीड़े के अंडे से, ऑप्शन बी है रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन सी है रेशम के कीड़े के लार्वा से, ऑप्शन डी है स्वयं कीड़े से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो युवा अवस्था में होता है तो वो ज़्यादा रेशम प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं अगर आपसे थोड़ा मैं आपको और बताऊं तो अगर पूछे भारत का रेशम नगरी किसको कहते हैं, तो भारत का रेशम नगरी हम लोग कहते हैं भागलपुर को। किसको कहते हैं? अपना बिहार यानी भागलपुर को हम लोग कहते हैं भारत का रेशम नगरी। अच्छा, पूछेगा भारत में कितना प्रकार का रेशम पाया जाता है, तो भारत में टोटल 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। कितना? 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। पहला को कहते हैं मूंगा, ईड़ी, तसर, मालवाड़ी। तो मूंगा, ईड़ी, तसर, मालवाड़ी। पूछेगा ये क्या है, तो ये सब रेशम का प्रकार है। अच्छा, पूछेगा कि रेशम मार्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। इस रेशम मार्ग पर पूछेगा कब्जा किसने किया था, तो ये किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन में तोड़ के बताया। चलिए मैं बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट था। चलिए हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फल को पकाने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो किसका करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। एथिलीन। दोस्तों ये जो है पेड़ पौधा में पाए जाने वाला ये हार्मोन है एथिलीन को हम लोग कहते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। क्वेश्चन पूछेगा कि फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं, तो एथिलीन को कहते हैं। अच्छा, ये एथिलीन थोड़ा सा और मैं अपने भाषा में अगर बताऊँ तो आपने आम को अगर देखा होगा तो आम में आम जो होता है और जब जहाँ से उसका जोड़ होता है डंटी का, वहाँ से कुछ दूध टाइप में जो निकलता है वही है एथिलीन। ये क्या करता है, ये खुद जब पेड़ पौधा में जब फल जब पक जाता है तो वो कौन पकाता है? एथिलीन पकाता है। लेकिन जब कृत्रिम रूप से, आजकल तो आदमी पकने नहीं देता है, पकने देता है, बच्चा से तोड़ कर पहले खा जाता है, इसलिए उससे बचाने के लिए कच्चे तोड़ कर लाता है, घर में पकाता है। तो कृत्रिम रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो एसिटिलीन का किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एथिलीन पूछे तो ये कृत्रिम रूप से नहीं है, ये मानव निर्मित, ये प्राकृतिक रूप से जो पकाता है फलों को एथिलीन, लेकिन कृत्रिम रूप से जो पकाता है एसिटिलीन। आप समझ गए होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डायस का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। अल्जाइमर रोग जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क का लकवा, क्या कहते हैं? मस्तिष्क का लकवा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आधा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, याददाश्त यानी कि सोचन शक्ति जो होता है, याददाश्त क्षमता जो होता है वो कम हो जाता है, याददाश्त क्षमता कम हो जाता है, न्यूरॉन कमज़ोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों न्यूरॉन जो होता है, याददाश्त जो होता है, ये सब किसको प्रभावित करता है? तो ये सब प्रभावित करता है ब्रेन को। हमको पता है कि ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तंत्रिका कोशिका, क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा पूछ रहा है क्या देता है? तो ऑप्शन ए है 30 ग्राम ऊर्जा, ऑप्शन बी है 17 के जूल ऊर्जा, ऑप्शन सी है 9.3 कैलोरी कैल्शियम ऊर्जा, ऑप्शन डी है 4 ऊर्जा। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछे कि 1 ग्राम क्या पूछेगा
कि 1 कैलोरी बराबर, क्या पूछेगा, 1 कैलोरी बराबर कितना ऊर्जा होता है, तो आप बताइएगा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल ऊर्जा होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल ऊर्जा होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न हो गया। 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन करता है, तो रक्त को जमाने में जो विटामिन मदद करता है वो करता है विटामिन के। कौन करता है, विटामिन के करता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन सी को हम लोग एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी को हम लोग बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। किस रोग, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। अच्छा, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें ऐसा कौन सा चीज़ है, दूध में पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट किया जा सकता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। भैया सूर्य का रोशनी से जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, वो विटामिन डी को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। विटामिन डी का पूछे रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कैल्सीफेरोल। क्या बताना है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। आज अगर पूछे कि विटामिन बी का कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी का जो कमी से रोग होता है वो होता है रिकेटस। क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन है, तो उसका आंसर आएगा विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी दोस्तों क्या है, हार्मोन है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन बी तो मैंने अभी आपको बताया, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी इसके कमी से पायरिया होता है। विटामिन ए इसका कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछ रहा है, तो आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या बताना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, तो आपको बताना है यकृत। क्या बताना है, यकृत। अगर पूछे शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि क्या है, तब आपको बताना है अग्नाशय। अगर पूछे शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि कौन सा है, तब आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है, तंत्रिका तंत्र। पूछेगा तंत्रिका तंत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूरॉन होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, यानी माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको जो भोजन जो है वो कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है माता की धमनियों से, ऑप्शन बी है गर्भाशय द्वारा, ऑप्शन सी है गर्भनाल द्वारा, ऑप्शन डी है एमनियोटिक सेक द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल द्वारा, जिसको हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो शरीर का सबसे छोटा हड्डी को हम लोग जानते हैं। सबसे छोटा हड्डी होता है वो कान का होता है। कितना कौन होता है, कान का हड्डी होता है। दोस्तों कान में 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। एक को कहते हैं मेलियस। क्या कहते हैं, मेलियस। दूसरा को कहते हैं इनकस, इनकस। चौथा को कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं, स्टेपिस। और यही स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है। क्या है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे कौन है, तो यही स्टेपी यानी स्टेपिस है। अगर पूछा सबसे, यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर। पूछेगा फीमर हड्डी कहाँ होता है, तो फीमर होता है जांग का हड्डी। कहाँ है, जांग का हड्डी है। पूछेगा टिबिया कहाँ का हड्डी होता है, तो टिबिया पैर का होता है। फिबुला पूछेगा कहाँ का हड्डी होता है, तो वो हाथ का हड्डी होता है। तो ये सब भी बात आप याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने में है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी कि मानव के मस्तिष्क का वजन पूछ रहा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। महिला का दिमाग का वजन 50 ग्राम है, कम होता है। कितना होता है, 50 ग्राम कम होता है। तो इसलिए ये बात मत सोचिएगा कि उसका दिमाग कम होता है। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, तो 1230 ग्राम दिमाग का वजन एल्बर्ट आइंस्टीन का था, इसलिए वो इतना तेज था। मतलब जिसका दिमाग का वजन जितना कम होगा वो व्यक्ति उतने तेज होगा। यानी कि हम लोग के जो पूर्वज जो था, जो जंगल में रहता था, उसका 1750 ग्राम आसपास में, तब वो कच्चे खा जाता था। उन लोगों में दिमाग का कमी था, तो जिसका दिमाग का वजन कम होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा तेज होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। यानी 20वां नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्प्लीन को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है हृदय को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक हम लोग कहते हैं तिल्ली यानी प्लीहा को हम लोग कहते हैं। स्प्लीन इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर की क्वेश्चन की ओर। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलता है वो कैलोरी में प्रदर्शित किया जाता है। पूछेगा कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताना है 4.2 जूल। क्या बताना है? 4.2 जूल। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। किलो घंटा वाट, चलिए बात बताएंगे फिर कभी। चलिए 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन पूछ रहा है कि मनुष्य के किस अंग से निकलता है। तो इंसुलिन जो है वो निकलता है अग्नाशय से। किससे निकलता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं आपको और भी बताता हूँ। तो अग्नाशय से में 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। कितना प्रकार का? अग्नाशय में पेनक्रियाज में 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। पहला को कहते हैं अल्फा सेल। क्या कहते हैं? अल्फा सेल। दूसरा को कहते हैं बीटा सेल। तीसरा को कहते हैं गामा सेल। क्या कहते हैं? गामा सेल कहते हैं। अल्फा सेल का खोज पूछे कि अल्फा सेल से पूछेगा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपको बताना है ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? बीटा सेल से पूछेगा कि कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों अगर वही पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन का कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का कमी से रोग होता है चीनी रोग। कौन सा रोग होता है? चीनी रोग, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज। इसी को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। आप ये भी बात याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का कमी हो जाता है। चलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है और रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। पेस मेकर का संबंध है। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए किडनी से, दिमाग से, पाँव से, हृदय से। पेस मेकर का जो शब्द संबंध है वो है हृदय से है। किससे है? हृदय से है। क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी द्वारा। किसके द्वारा? कार्डियोलॉजी। हृदय की जांच किसके द्वारा किया जाता है? कार्डियोलॉजी। या हृदय का अध्ययन भी पूछे क्या कराता है? तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी ही बताना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में जो विटामिन विलय होता है तो उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में विलय विटामिन है। जबकि बच कौन गया? ए, डी, ई, के। एडेक याद रखिएगा। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो बी और सी कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? तो बी तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। जल में विलय कौन सा होगा? विटामिन सी। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि किस में दूध में कौन सा ऐसा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अच्छा दूध का रंग पूछेगा कि उजला क्यों होता है? तो आपको बताना है केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन के कारण। अच्छा दूध में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बताना है लेक्टोजन। क्या बताना है? लेक्टोजन। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? मैंने अभी आपको बताया वसा में घुलनशील विटामिन का ट्रिक मैंने बताया। ए, डी, ई, के। एडेक होता है वसा में घुलनशील। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एडेक में हमको क्या मिल रहा है? के मिल रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छा विटामिन B1 का कमी से कौन सा रोग होता है? बेड़ी। विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन B2 का कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B2। विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमिन। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं ना। चलिए विटामिन B2 का कमी कौन सा था? बेड़ी। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा विटामिन B6 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B9 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फॉलिक एसिड। और भी है विटामिन B3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नियासिन। आप ये सब भी बात याद रखिएगा। सूर्य से पूछेगा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी से के कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वो मिलता है दूध से मिलता है। किससे मिलता है? दूध से। दूध में पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रेनिन। क्या बताना है? रेनिन पाया जाता है। अच्छा लेक्टोज भी पाया जाता है। अच्छा दूध में पूछेगा कि दूध में
दूध का रंग पूछेगा उजला क्यों होता है, तो आपको बताना है केसीन के कारण। किसके कारण होता है? केसीन के कारण। वही क्वेश्चन पूछे गाय का दूध पीला क्यों होता है, तो आपको बताना है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अच्छा, गाय, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मनुष्य शरीर का जो किस अंग में पूछ रहा है कि सर्वाधिक हड्डी पाया जाता है, तो पहले जानिए कि मनुष्य शरीर में कितना हड्डी पाया जाता है। मनुष्य का शरीर में सर्वाधिक हड्डी जो पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 206 पाया जाता है। बच्चा के शरीर में कितना पाया जाता है? 300 से अधिक पाया जाता है। अच्छा, वहाँ पूछा किस अंग में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपको बताना उंगलियों में। मस्तिष्क नहीं लगाइएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, उंगलियों में। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए में है पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन बी है पॉली एसिड, ये तो अम्ल है। ऑप्शन डी है पॉलीसेक्राइड, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी नहीं होगा। पॉलीएस्टर्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। पॉलीपेप्टाइड्स जो है दोस्तों, ये एक प्रोटीन है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। प्रोटीन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो आपको बताना है मुल्डर ने। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। अच्छा, प्रोटीन का कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो दो रोग आप याद रखिएगा। एक को कहते हैं माइडीमस, क्या कहते हैं? माइडीमस। एक दूसरा को कहते हैं क्वाशरकोर। माइडीमस और क्वाशरकोर पूछेगा कि किसका कमी से रोग होता है, तो आपको बताना है प्रोटीन के कमी से होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, यानी यकृत में उस विटामिन का को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, एकत्रित रहता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका जो संचित है यकृत में किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए का अवशोषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अब विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन के की कमी से पूछेगा क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी को हम लोग किस नाम जानते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे। दूध में पूछेगा कैसा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। पूछेगा कि विटामिन डी ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी का कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स को भैया हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताया दोस्तों, अगर फिलहाल आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास KI की दुनिया DUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप चाहे तो इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम दोस्तों एक फंगस है। क्या है मशरूम भैया? क्या है? एक फंगस है, यानी कि कवक है। तो मशरूम से हमको क्या मिलता है? तो मशरूम से हमको मिलता है प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? बहुत जगह से मशरूम को खाया भी जाता है, तो मशरूम से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। और कार्बोहाइड्रेट से पूछेगा हम क्या मिलता है, तो हमको तुरंत ऊर्जा प्रदान होता है। तो ऊर्जा हमको किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, पूछेगा ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लिए और इंस्टेंट जिसको यूज किए तुरंत हमको एनर्जी दे दे, तो वो कौन सा है? मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है मोनोसेक्राइड। इसका यूज खिलाड़ी सब करता है, धावक लोग सब करता है। देखते होंगे आप क्रिकेट जब खेला होता है तो वहाँ पे खिलाड़ी को एक विशेष प्रकार का जूस देता है पीने के लिए। वो पीने के साथ ही एनर्जी आ जाता है, क्योंकि उसका जूस में जो मिला होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। पूछेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको बताना है पॉलीसेकेराइड। कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो मानव का कौन सा अंग में पूछा है कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन एक है यकृत में, ऑप्शन बी है अमाशय में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में, ऑप्शन डी है पित्ताशय में। तो ये सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है? तो ये यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत का वजन पूछे कितना होता है? 1.5 से 1.5 से 2 kg का बीच में होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि पूछे तो आपको अग्नाशय बताना है। सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तो आपको तंत्रिका तंत्र बताना है। तंत्रिका तंत्र का मात्रक पूछे क्या होता है, तो न्यूरॉन बताना है। बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नेत्रदान में
दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? मतलब नेत्रदान, कोई व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो वो आंख का कौन सा भाग को दान करता है? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हम लोग कौन सा भाग को करते हैं? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पूरी आंख। पूरी आंख को भी नहीं करते हैं, लेंस भी नहीं, रेटिना भी नहीं, कार्निया को हम लोग दान करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेत्रदान में दाता जो होता है वो किसका दान करता है? कॉर्निया को दान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मैंने आपको बताया शरीर का सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र, लंबा तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ा पूछे तो यकृत यानी गुर्दा, यकृत यानी लीवर। अच्छा, अगर पूछे कि सबसे ये क्या है? सबसे बड़ा है। और पूछे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तब आपको बताना अग्नाशय। क्या बताना? अग्नाशय। यहाँ पूछा द्वितीय तो सबसे बड़ा कौन था? तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा। और दूसरा कौन होता है? अग्नाशय। यकृत तो है नहीं, यकृत क्या है? यकृत तो नहीं होगा, यह द्वितीय पूछ रहा है, तो यहाँ अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय का रंग पूछे कैसा होता है? आपको बता गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। वजन पूछे इसका कितना होता है? तो 50 से 85 ग्राम होता है। आकार पूछे अग्नाशय का कैसा होता है? तो अनियमित होता है। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। अग्नाशय से पूछेगा कि कौन कौन अग्नाशय से में कौन सा सेल पाया जाता है? लेंगर्स की द्वीपिका यानी लेंगर्स का सेल पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? मस्तिष्क का हिस्सा होता है। मैंने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा को कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। तीसरा को कहते हैं स्वचलित तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? स्वचलित तंत्रिका तंत्र। स्वचलित तंत्रिका तंत्र। हम लोग आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है सेरिब्रम, दूसरा को कहा गया है डाइंसेफ्लोन। क्या कहा गया है? डाइंसेफ्लोन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम के बारे में मैं आपको अभी भी बहुत सारा बात मैं आपको बता रहा हूँ। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये अग्र मस्तिष्क यानी जिसे हम लोग परम मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, इसका 2/3 भाग होता है। सेरिब्रम को हम लोग बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। सोचने समझने का शक्ति हमको कौन प्रदान करता है? तो ये सब सेरिब्रम ही करता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो दोस्तों सेरिब्रम मैंने आपको बताया कि ये मस्तिष्क का एक भाग होता है जो सबसे विकसित भाग होता है, जो किसी को सोचने समझने का शक्ति भी प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? वो होता है अग्नाशय में। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? तो आपको बताना है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। और ये दोस्तों अगर ये मिश्रित है तो ये 2 प्रकार के ग्रंथि से मिलकर बना होगा। एक को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा को कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलती है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो मैंने बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है, इसलिए इसका क्योंकि यहाँ से हार्मोन निकलता है तो यहाँ पर अग्नाशय क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर का, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है वसा। तो खाद्य संसाधन द्वारा जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ये हमें रोगों से बचाता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? रोगों से बचाना। आप ये बात भी याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। आप ये भी बात याद रखिएगा। आप प्रोटीन का काम क्या होता है? मजबूत करना। क्या होता है? मजबूत करना। चलिए मैंने आपको बताया इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट था। चलिए 38 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत पूछ रहा है कि किसने दिया था, तो वो किसने दिया था? चलिए ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो विलियम हार्वे ने दिया था रक्त परिसंचरण का सिद्धांत। क्या दिया था? रक्त परिसंचरण का सिद्धांत पूछेगा किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने। मैडम क्यूरी ने दिया था रेडियो एक्टिव का सिद्धांत। अच्छा, माल्थस जो था, ये माल्थस ये था अर्थशास्त्री था। क्या था? अर्थशास्त्री था। तो अर्थशास्त्री तो
ये सब तो साइंटिस्ट था। अर्थशास्त्री कौन है? ये ना है। तो ये जनसंख्या का सिद्धांत जो है, ये भोजन का सिद्धांत, ये सब अर्थशास्त्री ने देगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, माल्थस। माल्थस कौन था? एक अर्थशास्त्री था। आप ये भी बात याद रखिएगा, जिन्होंने भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग 39 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का कौन सा केंद्र है? ऑप्शन ए है स्पाइनल कोड, ऑप्शन बी है संतही तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है मोटर तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वचलित तंत्रिका तंत्र, स्वचलित तंत्रिका तंत्र। तो इनमें जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क और स्पाइनल कोड का बना होता है। किसका? स्पाइनल कोड को बोले हम मेरू रज्जु। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जु। तो मेरू रज्जु से कौन बनाता है? तो स्पाइनल कोड। तो पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र होता है, जितना भी मनुष्य क्रिया करता है ये सब मेरू रज्जु के, मस्तिष्क जो है वो मेरुरज्जु को सूचना भेजता है, तो इसके द्वारा ही होता है। इसलिए इसका स्पाइनल कोड बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, लार की प्रकृति होती है। तो लार का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान पूछे कितना होगा तो 7 से कम होगा। अम्लीय है तो 7 से कम होगा। लार में पूछेगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अच्छा, लार में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में एकमात्र अम्ल पाया जाता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट के अंदर भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। अर्थात जो भी बैक्टीरिया हम खाना खाते हैं उसके थ्रू से खाना खाते वक्त जब अंदर चला जाता है, उन सबको मारने का काम कौन सा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। लार की प्रकृति होती है, अम्लीय होती है, इसका राइट होगा। और मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बताया। 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन पूछ रहा है कि किसकी इकाई है, तो न्यूरॉन जो इकाई है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। किसका होता है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। और मैंने आपको बताया तंत्रिका तंत्र का मात्रक पूछे क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और शरीर में पूछेगा न्यूरॉन कितना होता है, वो होता है 100 बिलियन। कितना होता है? 100 बिलियन, जिसमें काम 10 बिलियन करता है। कितना करता है? बिलियन करता है। अगर न्यूरॉन काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? उसका याददाश्त क्षमता कम हो जाएगा। याददाश्त क्षमता कम हो जाता है। याददाश्त क्षमता कम हो जाता है, पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है, तो हम लोग पार्किंसन रोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्किंसन रोग। पूछेगा कि पार्किंसन रोग किसमें होता है, ये बूढ़े व्यक्ति में होता है। आप लोग बूढ़े व्यक्ति को देखते होंगे, उनका याददाश्त थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उसका न्यूरॉन क्षमता जो होता है वो कम हो जाता है। मैंने आपको डिटेल से बताया। फिलहाल दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर रोज़ पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। मेरा वीडियो रोज़ आता है और मैं रोज़ आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे साइंस का रहे, चाहे जीके जीएस का रहे, चाहे जीके का रहे, चाहे कहीं का भी रहे, मैं कराता हूँ। चलिए वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैंने आपको बताया 40 नंबर का, 41 नंबर का बता दिया। 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, किस हार्मोन द्वारा गैसीय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो कौन सा हार्मोन द्वारा गैसीय स्पंदन जो होता है यानी रुधिर दाब बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है एड्रिनल हार्मोन के द्वारा। कौन सा? एड्रिनल हार्मोन के द्वारा। एड्रिनल हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है एड्रिनल। अच्छा, मेढक में एक एक तो है हार्मोन पाया जाता है एड्रिलिन। मेढक में क्या करता है? ये जनन क्षमता को, प्रजनन क्षमता को नष्ट करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मेढक का प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन है, तो एड्रिलिन। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन पके हुए आम में दोस्तों विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। इसका वास्तविक नाम पूछे क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। रतौंधी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग जीरोप्लेथेमिया के नाम से जानते हैं। इसका स्रोत क्या है? गाजर है। रतौंधी का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है। विटामिन ई का कमी से थोड़ा मैं बताता हूँ, बिकता बतेबे किए हैं बहुत बार, ई का बताते हैं। विटामिन ई का कमी से क्या हो जाएगा? बालों का झड़ना।
बालों का झड़ जाना, और क्या होता है जनन क्षमता में कमी। ये सब किसके कारण होता है? विटामिन ई के कमी के कारण होता है। और विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। चलिए 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? कॉड लिवर ऑयल पूछा है किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B12, और ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध होता है? तो ये होता है किसका होता है? इसमें थोड़ा सा हमको डॉट लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए मैं थोड़ा सा मैं और बता, विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। विटामिन ए का तो मैंने बता भी किया था। शायद हमको लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? विटामिन B2 या सी होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? कहाँ पे एक दूसरे को मिलता है? पाचन और श्वसन मार्ग कहाँ पे एक दूसरे को अतिक्रम करता है, कहाँ मिलता है? वो मिलता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को हम लोग लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। यहीं से अब मनुष्य का जो आवाज़ निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्वर यंत्र पड़ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। मैंने आपको बताया हाइड्रा का अर्थ होता है जल, तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? जल का कमी। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर मिल रहा है? नमक का कमी से, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पानी का कमी, हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। खून का कमी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, पानी का कमी से होगा। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जल का कमी होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पुरुषों में बांध्यकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। पुरुष में जो बांध्यकरण होता है, जो शल्य क्रिया होता है, यानी नपुंसकता जो कहते हैं, वो किसका कारण होता है? वो होता है किसके कारण होता है? वेसेक्टोमी के कारण। किसके कारण होता है? वेसेक्टोमी के कारण होता है। पुरुषों में एक हार्मोन पाया जाता है, कौन पाया जाता है? एंड्रोजन। क्या पाया जाता है? एंड्रोजन। क्या पाया जाता है? एंड्रोजन पाया जाता है। महिला में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। क्या पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, 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 एंड्रोजन नहीं, एंड्रोजन पुरुष में, एस्ट्रोजन महिला में पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। फिलहाल जो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी था। 48 नंबर का प्रश्न कहता है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? हम लोग जानते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है वह मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है निश्चित रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जहाँ पे भोजन जाएगा वहीं पर पोषक तत्व न आएगा, तो पोषक तत्व कहाँ आता है? तो छोटी आंत में आता है, क्योंकि यहीं पर पूर्ण पाचन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर पूछ रहा है कि क्या ज्ञात करता है? रक्तचाप, ऑप्शन बी है सांस गति, हृदय की धड़कन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाड़ी गति द्वारा जो है जो डॉक्टर हृदय की धड़कन का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? हृदय का धड़कन का पता लगाता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पूछेगा हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगर पूछे मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो ये 70 से 72 बार धड़कता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो हृदय तक रक्त का जो वहन करता है कौन करता है? वो धमनी करता है। क्या करता है? धमनी करता है। इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों ये रहा टोटल आज का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीव विज्ञान का, जो आज तक आपके एग्जाम में कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ, विश्लेषण के साथ करवाया। फिलहाल अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तब हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को हो सके सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास ITIHAS इतिहास की दुनिया DUNIYA दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। कई सारा वीडियो पहले से PDF पड़ा हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।